एपीआई कॉलिंग कहीं ना कहीं कभी करी है, कोई सी भी एपीआई। आप लोगों को पता है एपीआई कैसे कॉल होती है? माशाल्लाह, आप लोगों को पता है एपीआई कैसे कॉल होती है? ठीक है, फंक्शन में आप पैरामीटर ले रहे हैं, पैरामीटर में आप कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट में आपने डिफाइन करा होगा ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 4 की वैल्यू पर चाहिए, यूजरनेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें गलत डेटा देगा तो आपका फंक्शन एरर दे देगा, क्योंकि उसको डेटा ही नहीं मिलेगा। ये एपीआई के साथ होता है, हमें पता है एपीआई के पीछे एक टाइम तो जाएगा, फंक्शन ही कॉल होना है। तो जब हम एपीआई कॉल करते हैं उसको कोई डेटा पास करते हैं तो वो बॉडी हमें पहले से पता होती है, या अगर कोई और एपीआई बनाता है वो हमें देता है तो हमें डॉक्यूमेंट देता है, तो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है कि इस एपीआई को कॉल करने के लिए इस स्ट्रक्चर में डेटा आप मुझे पास करो, ऐसा ही होता है। तो उसमें की वैल्यू पे डिफाइन होता है, अगर उसकी वैल्यू फिर हम गलत कर दें तो एरर आएगा, तो नहीं जाएगी। फिर मॉडल काम रखें हम इंटरनेट को क्लाउड पर, दैट्स व्हाई किसी भी चीज को हम इंटरनेट के थ्रू कॉल करेंगे तो उसकी एपीआई होगी। तो मुझे ये बताएं, जब आप जेमिनी सीआई के साथ कनेक्ट करा आपने उसको कोई ना कोई फॉर्म पास करा, वो फॉर्म आपको मालूम है जेमिनी सीआई के पास दिया, और आपको ये भी मालूम है कि उसने अपनी एलएलएम से बात करी होगी, एलएलएम तो ना एपीआई के थ्रू बात करी होगी, रिस्पांस आया हो। तो जो आपका जेमिनी सीआई है वो दो हमारे माइंड में यूज केस बनते हैं। क्या जेमिनी सीआई सिर्फ इतना काम करता है कि वो आपका प्रॉम्प्ट एक एपीआई कॉल करता है अपनी जेमिनी की, उसको जाके प्रॉम्प्ट देता है, रिस्पांस लाके आपको दिखा देता है? क्या सिर्फ इतना ही है? यस और नो? का लिंक होगा, एक एपीआई की क्लोज में हम देना लॉगिन करते हो। तीसरे नंबर पे क्या चीज होगी? उसकी बॉडी होगी, जो उसको रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पांस आता है किस स्ट्रक्चर में। तो अगर मैं आप लोगों को एपीआई दूं, उसकी बॉडी भी बता दूं, उसकी की भी बता दूं, आप उसको यूज करें, सही चल रही है, थोड़े टाइम बाद मैं आगे आपको एपीआई का लिंक चेंज कर दूं और चलिए की भी हमारे सामने अगर मैं आपको कोई कोड दे दूं, उस कोड के अंदर एक एपीआई का लिंक लगा हुआ है, एपीआई का की लगी हुई है और उसकी बॉडी लगी हुई है, और आप एपीआई चेंज करेंगे, आप क्या क्या चीजें चेंज करेंगे? तीन चीजें चेंज करेंगे, लिंक चेंज करेंगे, की चेंज करेंगे और बॉडी चेंज करेंगे। अगर बॉडी दोनों एपीआई की सेम हो तो फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ही है ना, अदरवाइज करनी पड़ेगी। तो आपके पास क्लाउड का कोड फ्री में होगा, डाउनलोड हो गया होगा। अगर आप कहीं से जाके उसको एक्सेस करके सिर्फ उसके वेरिएबल्स निकालने हैं, किस वेरिएबल में क्या डेटा रखा हुआ, उसको ओवरराइट कर दें, तीनों वैल्यू ओवरराइट कर दें जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर आपके क्लाउड कोड के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा? जेमिनी कनेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल तो हम इसी तरह समझते हैं, ऐसा ही है। तो इसका जवाब हम सर अनिक से पूछेंगे कि सर अनिक ये वाली, क्योंकि हमारा सेशन फुल हो जाता है, यूजर का लाइन जब भी फुल हो जाएगा तो हम क्या करें? सर तो इसका तो सोल्यूशन ये होगा कि अगर मैं क्लाउड कोड खरीदी हूँ, इसका मॉडल ही परचेज कर दूँ, 2 घंटे फुल हो जाएगा, तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं क्लाउड कोड का एजेंट तो यूज़ करूँ, लेकिन इसके बिहाइंड मैं मॉडल कोई दूसरा यूज़ करूँ, या तो फिर मैं फ्री यूज़ करूँ या फिर कोई सस्ता वाला यूज़ कर लूँ। तो मैं ये करूँगा कि मैं मॉडल चेंज कर दूँगा, लेकिन वो जो हमारे पास एआई एजेंट है वो यही रहेगा। लेकिन इसमें एक मसला आएगा, वो मसला ये है कि भाई अगर मैं जो हूँ एआई एजेंट यूज़ कर रहा हूँ क्लाउड का, और पीछे एपीआई कौन सी कॉल हो रही है? कॉल इधर क्लाउड की हो रही है ना, ठीक है। अब ये बताएं, सर ने अभी इतना पूरा बताया डिटेल में, बॉडी हमारे पास जो एपीआई कॉल हो रही है उसमें बॉडी जा रही होती है, क्लाउड की बॉडी जो एपीआई कॉल कर रही है वो उसके अंदर बॉडी होगी, उसका स्ट्रक्चर, और हमारे पास जेमिनी जो एपीआई कॉल कर रही होगी उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, हाँ या ना? नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मसला ये आएगा कि मैं ऐसे ही जेमिनी को यूज करूंगा तो उसका स्ट्रक्चर जो, क्योंकि वो ब्लैक क्लाउड की यूज कर रहा था तो वो उसके स्ट्रक्चर भी यूजफुल था, तो वो जेमिनी की एपीआई की जो स्ट्रक्चर होगा उसको फॉलो नहीं करेगा, तो वो एपीआई कॉल नहीं हो पाएगी। तो मुझे बीच में क्या करना पड़ेगा? मुझे जो है क्लाउड के स्ट्रक्चर की तरह ही जेमिनी की जो बॉडी आ रही होगी उसको स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो एक तरीका ये है कि भाई मैं ये काम खुद से कर लूँ, लेकिन हमारे लिए ये काम किसी और ने ऑलरेडी करके रख दिया है, वही सेम काम, उसका नाम है क्लाउड कोड राउटर। क्या नाम है? तो हमने जो आपको क्लाउड कोड राउटर का कहा था कि आपने इसके जरिए जेमिनी को कॉन्फ़िगर करना है, बेसिकली ये वही काम कर रहा है जो अभी सर ने आपको बहुत डिटेल में बताया। तो आपने अपने पास ये कॉन्फ़िगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो कर लें, इसके जरिए आप लोग जेमिनी की एपीआई को यूज कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज को कहते हैं प्रॉक्सी, क्या कहते हैं? कि ये उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, जी सर। पर हमने एआई एजेंट खुद ही बनाया है, आया ना, तो भाई हमें पता होना चाहिए कि एआई एजेंट है, इसके पीछे मॉडल यूज हो रहा है,
एआई एजेंट अलग है, उसके पीछे मॉडल अलग यूज हो रहा है, अगर मुझे उसे चेंज करना है तो कैसे कर सकता हूँ? तो ये सब चीज़ है। तना तो बिल्कुल सर माशाल्लाह बहुत कैपेबल है हमारे स्टूडेंट। टीना लीडर बोर्ड, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जितने भी मॉडल्स आते हैं उन सबकी रैंकिंग हो रही होती है, जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हमें एक ग्लोबल हमारे पास डेटा मिल जाता है कि अभी हमारे पास इस चीज़ में कौन सा मॉडल बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो अभी हमारे पास सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है टेक्स्ट के अंदर, मतलब टेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो है जेमिनी 3 प्रो। ये तो फ्री वाला है। तो भाई पाकिस्तानियों, फ्री में जेमिनी मॉडल अवेलेबल है, जेमिनी प्रो 3 प्रो, वो हमारे पास अभी सबसे बेस्ट चल रहा है। तो एक तो फ्री भी और एक तो अच्छा भी। तो अब आप लोग बस थैंक यू बोल दें गूगल वालों को कि वो फ्री में दे रहे हैं आप लोगों को, ये खर्चा तो हमने करना नहीं है इसके लिए। आई थिंक जेमिनी सेलाई का नेशन के अंदर है, और अभी हमें जो बुक जनरेट करवानी है उसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, टेक्स्ट को जनरेट करवाना है, ऐसे ही है। तो ये उस हिसाब से बेहतर है। बाकी काफ़ी चीज़ों में क्लॉड हमारे पास बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा खरीदना ही नहीं है, खरीदिएगा, अपने ऊपर खर्चा जरूर करें, ठीक है जी सर। तो ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, वैसे गूगल ने हमें चीज़ें फ्री दी हैं, गूगल वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हम उसको पैसे देने वाले, क्योंकि एक सिंपल सी प्रॉब्लम है हमारी ना, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, मैं तो शुरू से ही देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे होंगे। एंड्रॉइड हमें फ्री में मिलता है, एंड्रॉइड हम बाय करते हैं हार्डवेयर, लेकिन एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर हमें फ्री में मिलता है। उसके अंदर एक गूगल ड्राइव भी हमें फ्री में मिलती है, और वो उसमें हमारा सारा बैकअप होता है, इमेजेस का, वीडियोस का, व्हाट्सएप का। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बैकअप, आज के दौर में कभी भी मोबाइल गिर सकता है, कोई लेके जा सकता है जिसकी अमानत हो, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है बैकअप, जाहिर है। अब हमारा बेसिक 15 GB फुल होता है, हम गूगल हमारे से मांगता है $2, हम उसको वो भी देने के लिए रेडी नहीं है, तो क्यों हमारा खजाना खाली हो जाए। गूगल एटलीस्ट क्लाउड तो मेरे पास रहेगा, समझ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता ना, कोई रेस्टोरेंट ओपन हो और वो स्टार्टर फ्री में दे, ताकि लोग मेरे पास आए फ्री में खाने के लिए, जिसको फिर मेन कोर्स खाना हो कैसे दे। लेकिन मैं सेकंड वाले में हम क्यों दे, हमारे वाले लोग सिर्फ स्टार्टर ही खा गए लेके जाता है, बात सही है। लेकिन और 2.5 है, ये आपको पता रहेगा, दूसरा अगली ब्लॉग फ्री में अवेलेबल है, क्लाउड है, बाकी चीज़ें बहुत सारे ऑप्शन है, तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक मॉडल है GLM के नाम से, चाइनीज मॉडल है, वो सस्ता है, और उसमें एक अच्छी बात है, उसके लिए आपको राउटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि GLM ने क्लाउड का सेम स्ट्रक्चर यूज करा हुआ है। सिर्फ आपने API का लिंक चेंज करना है और API की चेंज करनी है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन, बॉडी चेंज करने की जरूरत नहीं, उन दोनों की बॉडी सेम स्टाइल को बनाई। तो चाइनीज को भी बेस्ट मैच है, उन्होंने बोला जैसे क्लाउड का वैसे हमारा, उन्होंने कंपटीशन में बनाया हुआ है कि क्लाउड की जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही है तो वो हमारा LLM यूज कर सकते हैं, इस कंपटीशन में बनाया हुआ, ठीक है। चलिए ये तो ऑप्शन हो गया, सबके पास हमारे पास सीलाई आ गई। अब एक प्रॉब्लम है, इस सीलाई से मैं कनेक्ट तो करूँगा, काम भी कराऊंगा, तो मेरी बात भी सुनेगा। सिंपल चीज़ें सीलाई के अंदर, सीलाई की कमांड जो आप लोगों को पता है ना, जब नहीं की पता है क्लाउड की भी आप ढूंढ नहीं लेंगे कौन सी कमांड है, सिलाई से लेकर सारी कमांड आती है, मालूम है ना। MCP सर्वर पता है आपको, क्लाइंट, चले आपको MCP सर्वर पता है, माशाल्लाह अच्छी बात है। MCP सर्वर मतलब कोई और सर्वर कनेक्ट कर दे, तो जो आपको क्लाउड अभी आपके पास है, आप उसको क्या करेंगे अपना गिटअप, ताकि आप गिटअप की रेपो वगैरह आप उससे करवाएं। दूसरा आप कनेक्ट करेंगे कॉन्टेक्ट 7। कॉन्टेक्ट 7 में बेनिफिट पता है क्या, एक सिंगल MCP सर्वर है, इसमें हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन, डेट इंग्लिश की नज़र पे आ रही है, हर चीज़ की। और अभी तो आपको हैकाथॉन मिलने वाला है, उस हैकाथॉन का जो फ्रेमवर्क होगा, डायरेक्ट कोई चीज़ बनाकर में फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, उसका नाम है डॉकरसोरस। क्या नाम है? दोबारा नाम बताएं। डॉकरसोरस। ये रिएक्ट भी बना हुआ है टर्बो का फ्रेमवर्क, जो टर्बो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करता है, तो हम भी इसको यूज करते हैं। अच्छी बात है, आपको डॉकरसोरस पढ़ने की जरूरत नहीं, काम आप किसे कराएंगे, काम आप जिस पैटर्न के थ्रू कराएंगे वो पैटर्न आज हम आपको बताने वाले हैं, किस पैटर्न से आपको काम करना है, तो आपको डॉकरसोरस पढ़ने की जरूरत नहीं। इन केस प्रोजेक्ट बन जाता है, आपको ओपन करने का दिन जा रहा है, तो आपने ऑलरेडी रिएक्ट पढ़ी थी, आप ओपन करके आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आएगा, ये अच्छी बात है आपके क्लास पॉइंट है। लेकिन नहीं भी आता हो फिर भी आप कर लेंगे, डॉकरसोरस मेन पॉइंट नहीं है,
मेन पॉइंट क्या है कि हैकाथन का टास्क जो आपको दिया जाएगा कॉन्टेक्स्ट 7 का हम कनेक्ट कर लेंगे। एमसीपी से कनेक्ट कहाँ से करेंगे, यहीं पर ऑप्शन, यहीं पर मैंने बताया एमसीपी इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम आए ये जो कमांड है, इस कमांड से एमसीपी कनेक्ट हो जाएगा ये वाला कॉन्टेक्स्ट 7 का। इस कमांड को हम चलाएंगे, नहीं काम किस तरह कर रही है बैकग्राउंड पे, मेरे पास नहीं है ऑर्डर होगा ये रहा। ये कमांड कैसे काम ये कमांड ना एक्चुअली में एक एमसीपी के नाम से एक ऑब्जेक्ट ऐड करेगी जेएसएन फाइल के अंदर कॉन्टेक्स्ट 7 के नाम से, उसके अंदर टाइप लगाएगी एचटीटीपी, यूआरएल लगाएगी कॉन्टेक्स्ट 7 एमसीपी, तो उसके अंदर एक हेडर है, ये काम नहीं, ये काम कमांड नहीं करेगा, हेडर आपको खुद लगाना पड़ेगा। तो सिंपल है पिक्चर अगर लेना चाह रहे हो तो ये करा हुआ ना आप लोगों ने, गिटहब पे इसी तरह होगा और कॉन्टेक्स्ट 7 भी होगा। जाहिर आप लोगों को पता है एपीआई की कहाँ से लेंगे, उसके अकाउंट में लॉगिन करेंगे, एपीआई की निकाल के लेंगे और गिटहब पे नहीं आपको ऑथराइजेशन टोकन लाना होगा। ऐसा ऑथराइजेशन की शुरू में बैरियर लिखा हुआ है, देखना बैरियर स्पेस देन टोकन, तो बस ये देखना कि ये एडिशनल लगी लाइन, पता नहीं विदाउट बैरियर चले ना चले, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने बैरियर से चला। लेट्स सी तो लगा देना नहीं चलेगा, ठीक है। बैरियर टोकन हमने लगा दिया और वो लगा दिया, देखिए एमसीपी थोड़ा कनेक्ट हो गया। क्लाउड वर्ड जेसन कहाँ पर है, प्रोजेक्ट लेवल पर है, जहाँ पर आपके क्लाउड का प्रोजेक्ट होगा ना उसके फोल्डर के अंदर दो जगह पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ग्लोबल लेवल पे और एक प्रोजेक्ट लेवल पे। ये प्रोजेक्ट लेवल वाली तो आपकी मर्जी आप कहीं भी रखेंगे, एक ही बात है। तो ये चीज तो हो गया, एमसीपी सर्वर कनेक्ट हो गया। अब अच्छी बात है, हमारे क्लाउड के बाद दो चीज एक्सेस हमारे गिटहब का और कॉन्टेक्स्ट 7 का। कॉन्टेक्स्ट 7 के थ्रू हम क्या लिंक करेंगे, डॉकोसॉरस की डॉक्यूमेंटेशन, ताकि वो डेवलपमेंट इसको देख के करे, गलतियां ना करें। हमने इंटरनेट पे लाइक मदद का सोच कर लो, बेहतर है हम उसको सही डॉक्यूमेंटेशन दे दें, ठीक है। एक काम हो गया। अब आज ही की क्लास में एक काम आप लोग करने वाले हैं, वो क्या करेंगे, डॉकोसॉरस का काइंड ऑफ हेलो वर्ल्ड करेंगे, लेकिन हेलो वर्ल्ड नहीं होगा, वैसा होगा कि डॉकोसॉरस का प्रोजेक्ट बना के सिंगल पैराग्राफ या सिंगल चैप्टर डेमो के तौर पर लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको ये क्लियर हो कि क्लाउड से और एक पैटर्न जो हम बताएंगे आपको, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं डॉकोसॉरस का प्रोजेक्ट बनाकर एक चैप्टर लिखूं, ताकि हैंडल हो जाए मेरा। वही चीज हैकाथन में आएगी। हैकाथन में आपको बुक राइटिंग की दी जाएगी, ह्यूमन राइट बॉडीज का टॉपिक होगा, ह्यूमन राइट बॉडीज के ऊपर आपको पूरी बुक लिखनी होगी, और वो जो सारा जो गेम है वो पैटर्न का, अगर आपने पैटर्न से ही फॉलो करा तो बुक अच्छी लिख ली जाएगी, पैटर्न से फॉलो नहीं करा तो बुक खराब लिख ली जाएगी। तो आपने पैटर्न समझना है कि लिखनी कैसे है। और इस हैकाथन की बात जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होगा, आपको एआई का इस्तेमाल करना आ जाएगा। और सबसे पहला काम जो आप करेंगे, आप में से काफी लोग सोचते हैं कि मैं राइटिंग करता हूँ, मैं चैटजीपीटी से कंटेंट लिखवाता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं राइटिंग भी करूँ, मैं ब्लॉग लिखूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता जब मैं लिख भी रहा हूँ। तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, आपकी जो भी फील्ड है, आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं, आप मेडिकल की फील्ड से, किसी भी फील्ड से आप हैं, आपके पास नॉलेज है अच्छी, आप उसकी बुक इंस्ट्रक्शन देके क्लाउड से लिखवा सकते हैं पूरी बुक। तो इस हैकाथन के बाद एक प्लस पॉइंट आप में होगा, आप लोग बुक पब्लिश कर रहे होंगे अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स की इसलिए करेंगे ताकि उसको आप पढ़ के वैलिडेट कर सकें ना अच्छी लिखी, और ये मेजर चांसेस है बुक अच्छी हो। आप जिसको भी शेयर करेंगे, अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वहाँ पे शेयर करें, अपने कंपनी में जहाँ पर भी शेयर करें कि बुक मैंने राइट करी इसको पढ़ें। ठीक है, वापस आ जाए, वो कहीं और निकल गया था, उसको वापस लाया मैंने, उसने देखा आपको बिजी, मैं अपने साथ से काम कर रहा था। सर स्क्रीन जूम कर दे, नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो आप लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में छोटी सी बुक लिखी है, तो हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पैटर्न जो होगा जिसके ऊपर हम बुक लिखेंगे ये बड़ा जरूरी है। सर नजर नहीं आ रहा। अभी वैसे कुछ हमने वर्किंग शुरू नहीं करी है, जिससे कोई डॉक्यूमेंटेशन में ओपन करिए कॉन्टेक्स्ट 7 वही दिखा दे और सर। इसलिए जो भी चीज स्क्रीन पे ओपन है मैं आपको और भी साथ कर रहा हूँ। एक काम तो हो गया, अब हमें पैटर्न जानना है, किस पैटर्न से हम बुक लिखेंगे। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, हमें अपने आप को किस चीज से बचाना है, हमें अपने आप को बचाना है वाइट कोडिंग से, हमें वाइट कोडिंग नहीं करनी है।
अभी जो मैंने इसको रोका है ना, ये बैकवर्ड इंटरनेशनल कर दिया। तो जब भी मैंने पुराना स्टॉक करके इसको मूव करा कहीं और, वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। अब वाइब कोडिंग क्या होती है? वाइब कोडिंग की एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि अगर मैं अपनी कंपनी में होता हूँ और वहाँ पर कोई मुझे टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, वो क्या होता है? सबसे पहले सपोज करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी क्लाइंट पे काम करा है, मल्टीपल क्लाइंट है, खाने की रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मतलब वेंडर्स आते हैं, वेंडर प्रपोजल देते हैं, फिर रिलेशन होती है, फाइनेंस की टीम आती है, वो उसको अलाउ करती है, फिर एट द एंड आकर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के लेवल पे आ जाता है। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के लेवल पे आ जाता है तो सबसे पहली नहीं जो एक डॉक्यूमेंट बनता है, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बाद एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो होता है PID का डॉक्यूमेंट। नहीं, उसमें सारा एग्रीमेंट होता है, करना क्या है, ये पूरा डॉक्यूमेंट होता है। फिर उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए 2 डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए, 2 डॉक्यूमेंट शॉर्ट टर्म के लिए। सही, 2 डॉक्यूमेंट कौन से बनाए जाते हैं? टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फंक्शनल डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट हाई लेवल होता है, मतलब जिसमें शॉर्ट ओवर वाली डिटेल्स होती हैं। फंक्शनल डिजाइन डॉक्यूमेंट लो लेवल होता है, जिसमें डेवलपर से रिलेटेड चीज होती है कि भाई कराना है क्या फंक्शन चीजें का। तो डॉक्यूमेंट पे तमाम टीम्स एग्री करती हैं कि हाँ ये काम हम करेंगे। जब वो टीम एग्री करती है फिर काम स्टार्ट होता है, फिर उसको वर्किंग होती है। तो पूरा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो वही डॉक्यूमेंट सेंटर होता है। एक और होता है SW होता है, बोलता है मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो उस सारे उसको फिर क्या करते हैं, सारी टीम कॉन्ट्रैक्ट होती है, सेंट्रल होती है कि ये काम हमें करना है। टाइम जब प्रोजेक्ट डिलीवरी फेज पे जाता है तो वही डॉक्यूमेंट ओपन किया जाता है। अगर कोई चीज उस डॉक्यूमेंट में मिस होती है तो पहले डॉक्यूमेंट में रहती है, फिर वो चीज होती है। हम कभी भी सिक्योरिटी के पास जाते हैं, हम बोलते हैं ये काम कर दो, वो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन करेगा। तो कहेगा आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन है, आप जाओ पहले स्कैन करो, उसको अप्रूव करो, फिर ऐड करो। ऐसा क्यों? ताकि हर चीज रिटर्न हो, पहले से डिसाइडेड हो और तमाम टीम उसके ऊपर एग्री हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से सोचूं, उन्होंने बना दिया और कर दिया, ये नहीं हो सकता। हर टीम को उसके ऊपर एग्री होना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी की चीज़ें सिक्योरिटी की टीम एग्री होगी, बिजनेस की चीज़ें बिजनेस की टीम एग्री होगी, कंप्लायंस की चीज़ें कंप्लायंस की टीम एग्री होगी। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैंने आपको काम दिया आपने डायरेक्ट कर दिया। हमेशा हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होता है ताकि वो काम लॉन्ग टर्म के लिए और एक तरीके से चले। किसी की मर्जी ना हो, अगर मर्जी है तो ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन आप मर्जी चलाओ, कोई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो हम टीम एग्री रहेंगे, डॉक्यूमेंट आगे बढ़ जाएंगे। ये एग्जाम्पल है कि सपोज से हमारी मीटिंग चल रही हो, अगर हम LLM की कंसीडर करें, हमें कर्जर को हम बता रहे हैं ये काम है, कर्जर क्या करेगा? करना शुरू कर देंगे। प्लॉट पे क्या करें? प्लॉट भी करना शुरू कर देंगे। मतलब डायरेक्ट अभी हम क्या करेंगे, हमेशा हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अभी ये तो हम डायरेक्ट काम स्टार्ट करें। सपोज करें कि कंस्ट्रक्शन होनी है, कंस्ट्रक्शन क्या होनी है भाई, इस जगह का रांची का इस सड़क का रोड बड़ा खराब है, रोड बनाना है। फिर उन्होंने जाके रोड बना दिया, फिर उन्होंने बताया इस जगह पे पाइपलाइन डाली है, उन्होंने जाके उन्होंने पाइपलाइन डाली। फिर बताया कि रोड तो अभी भी खराब है, फिर रोड बना दी। फिर याद आया एक और पाइपलाइन डाली। क्या हो रहा है? एक डॉक्यूमेंट कैसे होना चाहिए ना प्लानिंग का, क्योंकि पहले सारी पाइपलाइन डल जाए फिर रोड बन जाए। अब ये काम हमारे किसको हो रहा है? LLM को। हमें LLM को बोल कर रहा है, बोल नहीं कर रहा। दरमियान में कोई प्लानिंग फेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट फेज नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, कुछ रिटर्न नहीं है। आपने जो करा वो आपको पता है, आपका प्रॉब्लम भी हिस्ट्री के अंदर ऊपर चले गया, आपको खुद भी याद नहीं कि आपकी बातें चल रही थी, इतनी सारी हिस्ट्री बन जाती है ना चेक पर। तो हम कर्जर प्रॉब्लम आप इससे सेम काम जेमिनी पे भी होगा, सेम काम इस पे होगा, आपके क्लाउड पे भी होगा। आप उसको बोलिए कर रहे हैं, बोल नहीं कर रहे, तो आप डिपेंडेंट किस पर है? अपने प्रॉम्प्ट पर, और जो प्रॉम्प्ट रिसीव कर रही है बैकग्राउंड को सेशन के अंदर, उस पर डिपेंडेंट है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है, एक तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, प्रॉब्लम क्या लिखा बस आपको पता है। अगर उसने कोई काम सही नहीं करा तो आप उससे लिख जाएंगे, आप बोलिए मैं प्लीज कर दे रहा, वो कहेगा नहीं मैं ठीक है। आप बोले यार पेट से सीखने ले लूँगा, $200 वाली ले लूँ, आप तो कर दे, वो भी ज़्यादा ट्राई करेगा, फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने प्रॉब्लम कॉलेज इंजीनियरिंग पढ़ी है, हमें पता है जो भी अगर कोई सेशन अपनी हिस्ट्री बना रहा था, चीज़ उसकी हिस्ट्री में मेंटेन होगी। अगर उसने आपको कोई गलत जवाब दिया तो वो भी उसकी हिस्ट्री में, फिर आपने उससे सही करवाया वो भी उसकी हिस्ट्री में। सही है? आप LLM के बाद अगर आप देखें क्या जा रहा है मैसेज, LLM के बाद 2 मिनट सीधे जा रहे हैं,
गलत वाला भी जा रहा है, सही वाला भी जा रहा है, दरमियान में सारी डिस्कशन जा रही है। एलिगेंस का होगा कंफ्यूज। आप मुझसे सवाल पूछना है, सवाल पूछने के साथ आप अपने दिन की पूरी हिस्ट्री बताएं, मैं कैसे निकला, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सारे मामला बताएं, फिर आप सवाल पूछेंगे। कंफ्यूज होगा ना, मेरी टीम में आऊंगा, फिर सवाल क्या है, काम ये काम एलिगेंस के साथ होगा। इतनी बड़ी हमारी सेक्शन की हिस्ट्री बन जाती है, वो हिस्ट्री जा रही है, फिर सवाल जा रहा है, तो वो सवाल हिस्ट्री में कंफ्यूज है। हाँ वो चीज अच्छी है जब तक हिस्ट्री क्लीन है, मतलब एक ही काम चल रहा है, एक ही बात तरतीब से चल रही है, जब तक सही है। जहाँ पर उसमें दो दो तीन तीन चीजें मिक्स होना शुरू हुई, वो हिस्ट्री बेकार हो जाएगी, हिस्ट्री किसी काम की नहीं रहती। ऐसा ही है ना, क्योंकि ऐसे के बाद दोनों बातें जा रही है, गलत वाली भी जा रही है, सही वाली भी जा रही है, फिर वो उसको समझ के आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने बेस्ट लेवल पे कभी नहीं जाते। तो कॉमन कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या सीखा था, एलएलएम को जितना टू द पॉइंट, जितना प्रिसाइज मैसेज जाएगा, उतना वो अच्छा जवाब देगा। तो अगर हमारे एजेंट है, तो एजेंट को हमें डिजाइन ऐसे करना है कि एलएलएम के पास मैसेज सब ना जाए, सिर्फ वो जाए जो जाना चाहिए, आगे ना जाए। तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल है क्योंकि हिस्ट्री तो बन गई, हिस्ट्री में हम कैसे निकालेंगे, हटा दो, एक दिन सही चीज हटा दो, वो जरा समराइज कर लेंगे, मुझसे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही एजेंट के केस में जब आप ओपन एविडेंस के पढ़ रहे थे, तो आप इस एम्बिग्यूटी को, इस कॉम्प्लेक्स काम को बचाने के लिए क्या करते हैं? नहीं, दोबारा सवाल है, कॉम्प्लेक्स काम है क्या? कॉम्प्लेक्स काम ये कि ये एजेंट है, इनको मैं सारे काम दे रहा हूँ, 10-20 तरह के, ये भी कर रहा हूँ, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। अब मैं चीज इनकी हिस्ट्री में जा रही हूँ, जाहिर जब इनको मैंने बनाया होगा, एजेंट को बनाया होगा, तो मैंने सबसे लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने कहा आप ये भी करोगे, आप ये भी करोगे, आप ये भी करोगे, आप ये भी 10 चीजें बताएंगे। तो अगर मुझे इनसे एक काम करवाना हो, एजेंट है, एजेंट से एक काम करवाना हो, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शंस तो पूरी जाएंगी ना एजेंट पर, तो एजेंट के पास क्या चीज जाएंगी, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, नीचे सवाल जवाब तुम ये वाला काम कर दो। इसका सलूशन हम एजेंट बनाते हुए क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट टास्क करते हैं। हम क्या करते थे, हर काम में अलग एजेंट बनाते थे। तो हमारी नहीं अलग एजेंट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन अलग है, बाकी तो सब सेम है, क्लास में वही कॉल है, एलएलएम भी प्रोबेबिलिटी है, वही कॉल होगा। क्या चीज चेंज होती थी अलग एजेंट बनाते वक्त? इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन एलएलएम को कॉल हो रही है और एलएलएम रिस्पॉन्स दे रहा है, जितनी हम प्रिसाइज शॉर्ट टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शन रखेंगे उतना अच्छा जवाब एलएलएम देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें लगता था कि चीज कॉम्प्लेक्स हो रही है, हम क्या करते थे, दूसरा एजेंट बना देते उस काम को। बहुत ज्यादा एजेंट जाता तो भाई एक ऑर्केस्ट्रेटर बना देते, ऑर्केस्ट्रेटर डिसाइड करते थे ये काम कौन करेगा, ये करेगा तो उसके बाद फॉरवर्ड करेगा, आउट कर दो, ये काम कौन करेगा, इसके बाद आउट कर दो, ट्राई जो बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि हम ये चाहते हैं एलएलएम के बाद जब काम जाए तो उस काम के साथ जितने भी टैग्स जा रहे हैं, तो जितना प्रिसाइज, जितना कम, जितना टू द पॉइंट हो, उतना अच्छा जवाब आएगा। इसलिए हम इन सब चीजों को सेपरेट करते हैं, समझ रहे? तो सारा जो गेम ऑफ इसमें कॉन्टेक्स्ट है, जितना प्रिसाइज टू द पॉइंट कॉन्टेक्ट जाएगा उतना अच्छा काम होगा, जितना एम्बिग्यूटी के साथ कॉन्टेक्ट जाएगा उतना हमें रेस्ट्रिक्शन मिलेगी, समझ रहे? ये हमारी का थी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन क्या होता था, लेकिन एजेंट पर्सपेक्टिव से, एजेंट पर्सपेक्टिव से अब हम क्लाउड कोड यूज कर रहे हैं। क्लाउड कोड के पास क्या कुछ एडिशनल चीजें ऐसी हैं जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, सब एजेंट स्किल, सब एजेंट्स वाला, मतलब मल्टीपल एजेंट्स वाला, या दूसरी चीजें इसमें हमें सपोर्ट सर करनी उसमें है। सब एजेंट स्किल, ये जेमिनी में कैसी चीजें हैं, ये क्या फायदा है क्लाउड पे क्यों जाना है, हम सारे एक से पूछते हैं। सर जैसे मैंने बताया कि क्लाउड तो बेसिकली एक एआई एजेंट है और जेमिनी सीएलआई भी एक एआई एजेंट है। तो हम हमारे पास बात ये है, अगर हम कह रहे हैं कि हम क्लाउड कोड यूज कर रहे हैं और जेमिनी सीएलआई यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लाउड का एआई एजेंट यूज कर रहे हैं और जेमिनी का एआई एजेंट यूज नहीं कर रहे। तो जब हम नॉर्मल खुद भी एजेंट बना रहे थे, हमें पता है एजेंट के पास हम बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही आया ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लाउड कोड को यूज कर रहे हैं, तो जरूर क्लाउड कोड के पास कोई ऐसे फीचर्स होंगे जो कि जेमिनी सीएलआई मतलब जेमिनी के एजेंट के पास नहीं होंगे। तो यही बात है कि हमारे पास क्लाउड कोड जो कि सीएलआई है, एआई एजेंट है, उसके पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि जेमिनी सीएलआई में अभी अवेलेबल नहीं है। तभी हमने आपका क्लाउड कोड को इंस्टॉल करें, एआई एजेंट आ गया, पीछे जो मसला आ रहा है पैसों का, डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन बाय करनी है, तो वो हमने जेमिनी सीएलआई जेमिनी के मॉडल यूज कर लिया। तो हमारे पास जो क्लाउड के अंदर जो फीचर्स हैं जो कि जेमिनी सीएलआई में नहीं है, वो है
वैसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि दूसरे में डिफर करते हैं। मेन फीचर्स हमारे पास दो हैं जो कि क्लाउड कोड के अंदर हमारे पास मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो है सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सब एजेंट। क्या है? सब एजेंट। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हम लोग ओपन एआई एजेंट एसडीके से बना रहे थे प्रोजेक्ट्स, एजेंट बना रहे थे, तो क्या हम उस वक्त सिर्फ एक ही एजेंट बनाते थे जो सारा काम करता था? हम क्या करते थे? डिफरेंट एजेंट बनाते हैं। हम मल्टीपल एजेंट बनाते थे जो कि हर काम को स्पेसिफिकली कर रहे थे। कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क आया तो वो हमारे पास दूसरे एजेंट होते जो कि उस काम को बड़े अच्छे अंदाज से करते, जिसके लिए वो काम वो एजेंट बनाया जाता। सिमिलरली हमारे पास क्लाउड कोड के अंदर भी एक फीचर है सब एजेंट। सब क्लाउड क्या करता है कि हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने लिए सब एजेंट्स को बना लेता है जो कि उस काम को इन पैरेलल परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि जेमिनी CLI अभी नहीं करता। तो फायदा होगा यस सर। आपको। इसके अलावा हमारे पास कमांड भी हमारे पास क्लाउड कोड के अंदर। आप जब क्लाउड कोड में होंगे तो आप लिखेंगे /agents। आप अपने कस्टम एजेंट भी बना सकते हैं, सिर्फ क्लाउड खुद नहीं बनाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे बुक राइट करनी है, बुक राइट के लिए मैं कुछ एजेंट बनाना चाह रहा हूँ, उसमें एक एजेंट होगा, राइटिंग का एक एजेंट होगा। अच्छा ये बताएं, हम एजेंट तो बात कर रहे हैं एजेंट बनाएंगे, लेकिन एजेंट्स बनाएंगे कैसे? क्या डिफरेंस होता है एजेंट बनाने में? मुझे ये बताएं, अगर मैं एआई जब ओपन एआई एजेंट एसडीके पे काम कर रहा था, मैंने 4 एजेंट्स बना दिए। एक राइटिंग का एजेंट हो गया, एक रिव्यूअर एजेंट हो गया, एक जो है सर्चिंग का एजेंट हो गया, और एक उन सबको मैनेज कर रहा होगा। 4 एजेंट हो गए। इनमें ऐसे क्या डिफरेंस होगा, ऐसे क्या डिफरेंट चीज होगी, एक दूसरे को डिफर करेंगे? क्या होगा? इंस्ट्रक्शन हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो सिमिलरली जब आप एजेंट बनाएंगे तो एजेंट के अंदर आपको एक तो कमांड है जिससे आप एजेंट बना सकते हैं। क्लाउड क्या करेगा, जब उसको इंस्ट्रक्शन देगी तो वो अपने फोल्डर में जाकर उसके पास होगा एक फोल्डर, डॉट फोल्डर के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसका एक फोल्डर होगा डॉट क्लाउड के नाम से। क्या नाम होगा? डॉट क्लाउड। उसके अंदर जाके वो आपके तमाम के तमाम जितने भी सब एजेंट होंगे जो आपको बनाए हैं उनकी एक अदद फाइल बना देता है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऊपर देखा हमारे पास एआई नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसके बाद डॉट क्लाउड का फोल्डर है, इसके बाद फोल्डर कौन सा है, और उसके अंदर आप देखें तो हमारे पास ये एमडी फाइल है। एमडी का मतलब है मार्कडाउन की फाइल, जिसके अंदर क्या होंगे, एजेंट्स की इंस्ट्रक्शन। तो जब उसे अच्छा ये तो हम लगे सबके अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, तो क्या ऐसा होगा कि हमारे पास कोई भी टास्क आया तो जो हमारे पास क्लाउड होगा सारे के सारे एजेंट को यूज करेगा? नहीं, जिसमें पता है कि जिस एजेंट का जो काम होगा क्लाउड स्पेसिफिकली स्मार्टली सिर्फ उसी एजेंट को यूज करेगा जो कि उसके लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये सवाल हमारे इस तरीके से एजेंट्स बन सकते हैं। जी समझ आ गया? दूसरी चीज, अच्छा मैं ये बताएं, सर अमीन की बात करें हम लोग। सर अमीन की अभी जो स्किल्स है, स्किल्स क्या होते हैं? महारत, काबिलियत। ठीक है, तो उनको एक चीज आती है इसमें वो मास्टर है। सर अमीन की जो स्किल्स है उसमें सर डॉकर भी आता है, सर को क्लाउड भी आता है, सर कुबरनेटिस, सर को पूरे बैकएंड वगैरह आर्किटेक्चर सारी चीजें फ्रंट एंड वगैरह सब आती हैं। बस सर अमीन हम पर एक जो है एहसान कर दें कि अपने तमाम के तमाम जितने उनके 100-200 स्किल्स हैं उन तमाम स्किल्स की फाइल्स बना दें। क्या बना दें? फाइल बना दें, नोट डाउन करवा दें और वो हमें प्रोवाइड कर दें। अब हमें जब भी कोई काम करना है डॉक्टर का, हम क्या करेंगे, सर अमीन की स्किल्स को रीड कर लेंगे और उससे फायदा उठाएंगे। अभी तो सिर्फ बात हुई है, अभी तो हम कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो फायदा होगा। और अगर यही फीचर हमारे पास क्लाउड में आ जाए, तो क्लाउड हमें ये कहे कि आप अपने कस्टम स्किल्स जो आपके पास मौजूद हैं उनकी फाइल्स बनाओ, उनके फोल्डर्स बनाओ और मुझे प्रोवाइड कर दो। मैं क्या करूंगा, अगर उसके रिलेटेड कोई टास्क आया मैं आपके स्किल्स को यूज करते हुए वो काम कर दूंगा। तो आप सोचें अगर मेरे पास क्लाउड कोड है, मैंने सर अमीन के 100-200 स्किल जो हैं वो तमाम के तमाम फोल्डर्स बना के उसे प्रोवाइड कर दिए। अब मेरे पास काम आया डॉकर के रिलेटेड, क्लाउड कोड के पास काम आया डॉकर के रिलेटेड, डॉकर की स्किल्स है सर अमीन की उसके पास, वो उसे यूज करके काम करेगा।
ये फायदा होगा? ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर पहला कौन सा हो गया? सब एजेंट्स। पहला कौन सा हो गया? सब एजेंट सब एजेंट। दूसरा स्किल्स स्किल। दूसरा कौन सा? स्किल। इस चीज को कहते हैं रीयूजेबल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं इसे? रीयूजेबल कि आपने एक इंटेलिजेंस रखी, ठीक है, आपके एजेंट्स आप कहीं भी उसे यूज करते हैं। एक अगर मैंने फाइल बना दी, जरूरी नहीं कि मेरे पास जो फाइल है मैं उसे अपने पास फोल्डर में रखूंगा। मेरे पास जब मैं दूसरा कोई फोल्डर को ओपन करूंगा मैं वहां पर इसे पेस्ट कर दूंगा, तो वो इंटेलिजेंस वहां भी यूज हो जाएगी। सिमिलरली स्किल्स, जिस भी प्रोजेक्ट मुझे ऐड करना है वहां पर मैं स्किल्स के फोल्डर के अंदर इस तरीके से ऐड कर दूंगा, तो वहां पर हमारी इंटेलिजेंस रीयूज हो जाएगी। उसे ना तो सर्चिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई चीज उसे दूसरा काम करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास कस्टम स्किल्स होंगे, वो उसको रीड करेगा और उसे यूज करेगा। लेकिन यहाँ एक मसला है, अभी हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट की। किसकी बात कर रहे थे? कॉन्टेक्ट तो हम जो हिस्ट्री में बात कर रहे हैं वो सारा कॉन्टेक्स्ट बन रहा होता है। हमने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी है ना कि सारा कॉन्टेक्स्ट जाता है एलएलएम के पास, तब वो उसको काम करता है। अब सर अमीन की 200 स्किल्स हैं, मैंने क्लाउड कोड पे सारे की सारे 200 स्किल प्रोवाइड कर दी। अब अगर उसके पास एक टास्क आया डॉकर के रिलेटेड है, नेक्स्ट.जेएस के रिलेटेड, तो क्या वो सारी की सारी 200 स्किल्स को ट्रीट करेगा? अब अगर एक हमारे पास स्किल्स है तकरीबन 1000 टाइम की, तो इस तरीके से हमारा इतना टोकन मिलेगा। पहली बात तो ये लिमिट होती है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं, एक सेशन की लिमिट होती है, फिर तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन केस अगर उसने वो एक्सेप्ट कर भी लिया, तो हमें पता है कि जब भी हम उससे बात करते हैं तो एलएलएम के पास पूरा कॉन्टेक्स्ट आता है, ठीक है, वो पूरा टोकन बन के जाते हैं। तो इतना सारा कॉन्टेक्स्ट उसके पास जा रहा है एलएलएम के पास, कितने टोकन यूज होंगे? आपने अभी एक ही कमांड चलाया तो सारे के सारे स्किल्स है, आपका सेशन तो फुल हो गया, फिर क्या करोगे? तो भाई ऐसा नहीं होता। हमारे पास क्लाउड इतना स्मार्ट है कि क्लाउड को जिस चीज की नीड होती है वो सिर्फ उसी को यूज करता है। अगर उसे काम आया नेक्स्ट.जेएस के रिलेटेड, तो क्या करेगा? नेक्स्ट.जेएस के जो स्किल्स होगा सिर्फ उसी को रीड करेगा। हमारे पास स्किल्स है, जो फोल्डर ओपन करें, हमारे पास है कोई फोल्डर ओपन करें, उसके अंदर हमारे पास ऊपर लाइंस होती हैं, मिडल डेसिमल कहते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा? सिर्फ उसे रीड करेगा। अगर उसे वो स्किल यूजफुल लगी तभी उसे रीड करेगा, वरना उसे रीड नहीं करेगा। तो अगर उसके पास कोई स्किल हुई, सबसे वो पहले देखेगा कोई टास्क है, उसके बाद कोई इसके रिलेटेड स्किल है, अगर होगी तो उसे यूज करेगा, देखेगा। और अगर उसे यूजफुल नहीं लगी, वो उसे पूरी रीड नहीं करेगा, वो उसे डिस्कार्ड कर देगा। तो ये सारे एफिशिएंसी क्लाउड खुद मैनेज कर रहा है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल इसको एजेंट बना के देने, ठीक है, आप ये टोपी बना सकता है, आपको कस्टम बनाने अपने बनाए, आपने इसे स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, जिसके जरिए ये अपने काम को मजीद एफिशिएंटली कर सकता है। और अभी तक ये चीज जेमिनी में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्लाउड कोड को आपके लिए सेलेक्ट किया है, ताकि हम इसके इन फीचर्स का फायदा उठा सकें। जी सर। अच्छा, इसमें जो जितनी भी चीजें हैं वो हर चीज टैक्स है, सिर्फ सेक्टर फॉलो हो रहा है, सेक्टर क्या है क्लाउड के अंदर स्किल्स में ये, और ये भी हमें करने की जरूरत नहीं, क्लाउड से ही स्किल दे पाएंगे। स्किल का डेफिनेशन क्या आता है हमारे लिए? ये है, सपोज करें मैं कोई टूल यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट.जेएस, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे पता है नेक्स्ट.जेएस में क्या काम कैसे होता है। मैंने ये करा, मैंने एक टेक्स्ट फाइल में चीज लिखी, ये काम करने के लिए, ये काम करने के लिए, ऐसे 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 सारा 10-20 चीजें मैंने लिखी, ठीक है, ये काम मैंने कर लिया। अब आप आते हैं नए नेक्स्ट.जेएस में, अब आप सेम काम करते हैं, सेम काम में आप कोई गलती करते हैं, मैंने गलती ऐसे वो सब करते रहेंगे, एक मिस्टेक है, इंटरनेट को डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एम्बिग्युइटी है या कुछ चीजें मिक्स हैं, ठीक है, मैंने सोल्यूशन निकाल लिया, मैंने वो चीज लिखी, इस काम की नहीं है, यूज करो, इस काम की नहीं, यूज करो, इस काम की नहीं, टेक्स्ट फाइल के अंदर। अगर मैं एलएलएम से काम करवा रहा हूँ तो एलएलएम भी सेम गलती कर रहा है जो फर्स्ट टाइम मैंने करी। एलएलएम क्या करेगा? उस गलती को सुधारने के लिए वो पहले तो जाके गलती करेगा, फिर वो उसको बोलूँगा आपने गलत करा, फिर वो इंटरनेट पे जाके सर्चिंग करेगा, फिर वो ये कराएगा। सेकंड टाइम कभी मैं सेम काम कर रहा हूँ, दोबारा वो रिपीट होगा, थर्ड टाइम दोबारा रिपीट होगा, हर बार वो इंटरनेट पे जाके सर्चिंग करेगा, ये काम कैसे होता है। बेहतर है कि मैं एक टेक्स्ट फाइल में सारा काम करने का तरीका लिख लूँ, एलएलएम को दे दूँ, तो जो मेरा वाला तरीका है स्किल्स का, मतलब मेरा जो तरीका है काम करने का, वो सेम फॉलो कर लेगा, वो कहेगा यार काम करने के लिए ये तरीका है, ये फॉलो ट्राई करिए, सिंपल है। तो हमने क्या करा, हमने क्लाउड को सारी वो टेक्स्ट देकर उसको मैच से जनरेट करो, स्किल्स जनरेट कर, ये काम क्लाउड कर